हेलो दोस्तों, तो चलिए। हाय, मेरा नाम अमित राज और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने छोटी छोटी प्यारी प्यारी और नन्ही मुन्नी मोटी बातें की थी फोर्स के बारे में, याद होगा आपको। ओके, आज शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपको 3 लॉ पढ़ना है, ध्यान रखना। पहला होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ए भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चे जानते हैं, ठीक है, काफी फेमस है ये तीनों लॉज, आपको ही पता है। आप भी बचपन में कहीं होगे तो सुनो ही होगे। ओके, कोई इस गाल में एक थप्पड़ लगाए तो सामने वाला उसको भी एक गाल में थप्पड़ लगा देना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल आप कुछ सुने होंगे। चलिए बात करेंगे उस पर भी। तो पहले हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये है क्या। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, समझना ध्यान से। पहले डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? ए बॉडी इन रेस्ट will remain in rest, पहला स्टेटमेंट। and a body in uniform motion, don't write motion, this is wrong, uniform motion, this is right। a body in uniform motion will remain in uniform motion, ठीक है, until and unless an external force is applied। क्या मतलब है समझो, क्या मतलब है समझो। देखो, ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा सा डिटेल्स में अच्छे से। ए बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, एक ऐसा बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। और एक बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है, जो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ही चलते रहना चाहता है। कब तक? जब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। क्या मतलब हुआ? कुछ समझ नहीं आया? देखो ध्यान से, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मानो आपका एक ये महल है, एक भूत का प्यारा सा भूतिया महल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे भूत रहते हैं। ये रहा मेरा भूत है, हा हा हा, मुझसे बच के कहां जाओगे। ठीक है, और ये भूतिया महल में आपने टेबल पे एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, 1 साल पार हो गया, 2 साल पार हो गया, 10 साल पार हो गया, 20 साल पार हो गया, गलती से आप जिंदा ही रहे अभी तक। ठीक है, 20 साल पार हो गया। 20 साल के बाद आप जब वापस इस महल में आए, आपने देखा ये ब्लॉक 20 साल बाद भी वहीं का वहीं रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहता था। कब तक? जब तक उसमें कोई आप फोर्स नहीं लगाए। तो 20 साल तक इस ब्लॉक में किसी ने भी आकर फोर्स नहीं लगाया, तो 20 साल तक ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहा, यहां से मूव नहीं किया। ठीक है, यानी कोई ब्लॉक अपने मन से मूव नहीं कर सकता, अपने से वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, क्योंकि वो उसका स्टेबल पोजीशन होता है। समझो, ये इसका स्टेबल पोजीशन है, चुपचाप आराम से स्टेबल है। और कोई भी दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी बॉडी अपने स्टेबल पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है, वो डिस्टर्ब कब होता है? जब एक्सटर्नली उसे डिस्टर्ब किया जाता है। ओके, ध्यान से दो। उसी तरह ये भी यहां स्टेबल है रेस्ट में, ये नहीं चाहेगा खुद से डिस्टर्ब हो, जब तक कोई इसे आके डिस्टर्ब ना करे। यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। सिमिलरली एक बॉल है, आप इस बॉल को यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे दो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसको फेंक दो। ठीक है, पता है ये क्या होगा? ये बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहना चाहेगा, कभी रुकना नहीं चाहेगा।
ठीक है। ये बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर आपने 10 मीटर पर सेकेंड के साथ से फेंका है तो ये बॉल चाहेगा कि हम 10 मीटर पर सेकेंड के साथ जिंदगी भर चलते रहें। जैसे आपके साथ में कोई मिल जाए तो आपको सफर का मजा अलग है, ठीक है, लगेगा जिंदगी भर चलते रहें। अब कौन मिलेगा वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहां आते हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ किसी बॉल को अगर आपने फेंक दिया, वो बॉल क्या चाहेगा, हम जिंदगी भर 10 मीटर पर सेकेंड के साथ चलते रहें, और चलते ही रहेगा। पता है आपको। अब सवाल है धरती पे क्यों रुक जाता है? इसलिए रुक जाता है क्योंकि यहाँ पे एयर का फ्रिक्शन लग रहा होता है, एयर फ्रिक्शन लग रहा होता है, एयर तो उसको कंटिन्यू रोक रहा होता है। सरफेस का फ्रिक्शन लग रहा होता है, समझ रहे हो ना, सरफेस का फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है, इसलिए ये रुक जाता है। इतना सारा फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल फोर्स है। तो जाहिर सी बात है, डेफिनेशन ही बोल रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जिंदगी भर चलते रहना चाहेगा ये बॉडी, अगर आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फेंका है तो। यानी अगर आप एयर फ्रिक्शन हटा दो, आप सरफेस का फ्रिक्शन हटा दो, तो ये बॉल जिंदगी भर 10 मीटर पर सेकेंड के साथ चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर इसका एग्जांपल बताओ जहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलते रहे। स्पेस, स्पेस में एयर फ्रिक्शन है नहीं, सरफेस फ्रिक्शन है नहीं। वहां किसी बॉल को अगर आप फेंक दिए तो वो जिंदगी भर, जब तक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। बस करो, ठीक है, तो घूमता ही रहेगा। ये होता है स्पेस में। अगर आपने इसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फेंक दिया तो कभी रुकने वाला नहीं है। अर्थ पे रुक जाता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होता है। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बढ़िया समझ में आया। आप एक बार प्रैक्टिकली भी सोचो, अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है तो अगर इसका वेलोसिटी घटता है या बढ़ता है तो कब घटेगा बढ़ेगा? जब कोई फोर्स लगेगा बाहर से, ठीक है। जैसे मानो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया घट के, या बढ़ के हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब बाहर से कोई इस पे फोर्स लगे, है ना। अगर कोई फोर्स बाहर से नहीं लगेगा तो क्या ये कभी डिस्टर्ब होगा? कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड के साथ चलता रहेगा। तो यही एक क्वेश्चन है, ए बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बाहर से आके इसको डिस्टर्ब ना करे तो। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहना चाहेगा, अगर कोई बाहर से आके इसे डिस्टर्ब ना करे तो, ठीक है। Until and unless an external force is applied। जल्दी से पूरा नोट डाउन करो, फिर हम लोग आएंगे इनर्शिया में, ठीक है। कोई पूछे लॉ ऑफ इनर्शिया किससे डिफाइन होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन होता है, ठीक है। अब सवाल है इनर्शिया है क्या? पहले ये तो बताओ। तो पहले इसे नोट डाउन करो, फिर अगली टॉपिक शुरू करते हैं। आई थिंक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत सारे बुक में आपको यहां लिखा रहेगा मोशन, डोंट राइट ओनली मोशन, राइट यूनिफॉर्म मोशन, ओके। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गई आप लोगों की? हो गई लिखनी? चलो बिठाते हैं, आ जाओ अगले टॉपिक में आते हैं। ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। बहुत सारा एप्लीकेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, सब पे बात करेंगे एक एक करके। पहले टॉपिक समझ लेते हैं सारा, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला टॉपिक आता है इनर्शिया। इनर्शिया इसी के अंदर आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये एक टर्म है जो डिफाइन होता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। जैसे आपका प्रॉपर्टी है ना कि आप जालिम हो, है ना, और क्या है, और नहीं बोलूंगा, छोड़ो, आप ईमानदार हो, ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है आपकी। आप डिसऑनेस्ट हो, होनेस्ट हो, आप में मोरालिटी है, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, दिस ऑल आर क्वालिटी। उसी तरह ये क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्या लिखेंगे? इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, by virtue of which, बहुत सारा डिफिनेशन है, दिस इज द सिंपलेस्ट डिफिनेशन, ठीक है। by virtue of which it does not want to change its state of rest
स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब समझना क्या मतलब हुआ इसका, अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी है। जैसे आपकी ईमानदारी आपके अंदर की प्रॉपर्टी, आप किसी को दिखा नहीं सकते ये देखो मेरी ईमानदारी, ठीक है, ये देखो मेरी डिसऑनेस्टी, ये देखो मेरी ऑनेस्टी, ठीक है, ये देखो मैं कितना बिहेवियर कितना अच्छा है मेरा। तो दिस आर योर इनहेरेंट प्रॉपर्टी, सब दिखा नहीं सकते, आपके अंदर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यही है, ये भी इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी है। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन। समझो, जिसकी वजह से ये अपने स्टेट को चेंज ना करे। कैसा स्टेट? चाहे वो रेस्ट का हो या मोशन का हो। सर कुछ समझ में नहीं आया, बस बक दिया आपने, अब समझो इसको अच्छे से। देखो इनर्शिया है क्या, सुनो, कोई बॉडी आपके पास है, एक बड़ा सा बॉडी है, ज्यादा वजन नहीं देंगे, चलो इसको देते हैं 580 किलो का, ठीक है, और एक भारी वाला बॉडी आपके पास, चलो ये मान लेते हैं 2 किलो का, ठीक है। तो एक हल्का बॉडी और एक भारी बॉडी, 2 बॉडी आपके पास है, ठीक। सुनते जाना, यहां भी वही करेंगे। मान लेते हैं एक हल्का बॉडी ले लेते हैं, एक हल्का बॉडी को यहाँ पे गुड़गुड़ा देते हैं नीचे, गुड़ 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 गुड़, ये मान लेते हैं आपका हल्का बॉडी को मान लेते हैं 620 केजी का, ठीक है, और एक भारी भरकम बॉडी लेते हैं, भारी भरकम बॉडी 1 केजी का, ठीक है। क्लियर यहां तक? आप सोचो, वैसे उल्टा बोला मैं, ये भारी ये हल्का और ये भारी ये हल्का, ध्यान रखना। अब देखो कौन सा बॉडी आपको, पहली केस बात करिए, ये केस भी छोड़ देना, इसको जाने दो, इसको जाने दो, ये गंदा, ये गंदा, ठीक है, इसको देखो, ये अच्छा। इसमें समझना कौन सा बॉडी आपको मूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, सोच समझ जवाब देना। आपको अगर मैं धक्का मारने बोलूं, मानो ये एक धक्का आप मारे जा रहे, आज तो इसको हम मूव करके रहेगा, ठीक है, और आप इसको भी मानो मूव करना चाहो, इसको तो पक्का करके रहेगा, ये तो बच्चा है, ऐसा, ठीक। कौन सा मूव करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, सोचो, बॉडी नंबर 1 या बॉडी नंबर 2? ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा बॉडी नंबर 2 मेरे लिए मूव करना आसान होगा। बॉडी नंबर 1 क्यों नहीं? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका हैवी मास है, इसका बहुत लो मास है। क्या मतलब हुआ? सुना, मतलब ये कि इसका एबिलिटी ज्यादा है अपने स्टेट को मेंटेन रखने का। सुनना, क्या बोला? इसका एबिलिटी ज्यादा है, इसका कैपेसिटी ज्यादा है अपने स्टेट को मेंटेन रखने का, ठीक है, ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, यानी इसका इनर्शिया ज्यादा है, यही है इनर्शिया, मोर इनर्शिया। आप क्वेश्चन देखो, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it does not want to change its state और motion। वह प्रॉपर्टी जिससे वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये ठीक है, और ये भी रेस्ट में तो ये भी रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन किसका प्रॉपर्टी ज्यादा है रेस्ट में रहने का? इसका प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो बोलेंगे इसका इनर्शिया ज्यादा है। यानी सर इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है? यस, इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, याद रखना इस बात को, इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, ठीक है। हालांकि इनर्शिया कोई एसआई यूनिट पूछे इनर्शिया का, तो इनर्शिया कोई एसआई यूनिट नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि फिर भी आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो बताओ एसआई यूनिट क्या होगा? तो अगर आप उसे डिफाइन करना चाहोगे तो एसआई यूनिट इसका केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। क्योंकि अगर डिफाइन करना चाहोगे तो इनर्शिया को मास से डिफाइन करेंगे, एसआई यूनिट केजी बोलेंगे इसका, ओके, किलोग्राम। तो समझ आया? तो इसका एबिलिटी ज्यादा है अपने स्टेट को मेंटेन रखने का, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ज्यादा रहना चाहेगा। इसका एबिलिटी कम है उसमें स्टेट को मेंटेन रखने का, इसको धक्का मारोगे ये फुट से मूव कर जाएगा, लेकिन ये जल्दी से मूव नहीं करेगा। इट मींस जिसका एबिलिटी ज्यादा अपने स्टेट को मेंटेन रखने का, उसमें ज्यादा इनर्शिया, यही है इनर्शिया, ठीक है। उधर समझो एक और।
अब यहाँ क्या दोनों मोशन में देखो, इसमें गुड़गुड़ा रही है, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़ा रहा है। अब यहाँ पे ये मोशन में है ना, अच्छा ये भी मोशन में, समझो अच्छे से, बहुत डाउट होता है इनर्शिया में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रोकने जाओ, मानो आपने डिसाइड किया मैं इसे भी रोकूंगा और इसे भी रोकूंगा, 1 को भी रोकूंगा और 2 को भी रोकूंगा, आप किसे रोकने में ज्यादा सक्षम हो पाओगे? सोचो, आप इसे आसानी से रोक लोगे, आप इसे आसानी से रोक लोगे, लेकिन इसे नहीं रोक पाओगे। यानी ये अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा ज्यादा देर तक, ये अपने स्टेट को मेंटेन नहीं रख पाएगा। ये मोशन में है तो तुरंत रेस्ट में आ जाएगा। आपने थोड़ा सा भी क्या लगाया, फोर्स लगाया तो, लेकिन ये तुरंत रेस्ट में नहीं आएगा। ये अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, मोशन है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो यानी इसका इनर्शिया ज्यादा है, मोर इनर्शिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मोर मास, हैवी मास। ठीक है, इसका क्या है, लेस इनर्शिया। यानी सर एक बात बताओ, यानी जो रेस्ट में है उसको रेस्ट में रहने की एबिलिटी, जो मोशन में उसे मोशन में रहने की एबिलिटी, यही है इनर्शिया। जो रेस्ट में है उसको रेस्ट में रहने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। जो मोशन में है इसे मोशन में रहने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, उसको अपोज करेगा। ठीक है, कोई चेंज करवाना चाह रहा तो उसको अपोज करेगा, ये चेंज नहीं करेगा अपने स्टेट को। यही है, ठीक है, जो अपने स्टेट को चेंज ना करे, जिसमें जितना ज्यादा एबिलिटी होगा अपने स्टेट को मेंटेन रखने का, उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, इसमें यहां ज्यादा इनर्शिया, इसमें यहां ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। क्या यूनिट होता है? नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मास के टर्म में आप डिफाइन कर रहे हो इनर्शिया को, ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट हो सकता है, क्या होगा? केजी होगा, किलोग्राम होगा। इनर्शिया पहले समझ में आया, यहां तक उतारो, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी को लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। सुन लो, इसी को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसी की मैं बात कर रहा था। तो ये किससे डिफाइन हो रहा है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से डिफाइन हो रहा है ये पूरा चीज। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो वही बोलता था, सोचो, है ना, यही बोलता था, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, अब वो रहने की जो प्रॉपर्टी है वही है इनर्शिया। ठीक है, इसे लॉज ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए डिफाइन लॉज ऑफ इनर्शिया तो ये पूरा उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही लॉज ऑफ इनर्शिया भी है। ओके, और ये डिफाइन होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। पूछे विच लॉज डिफाइन लॉज ऑफ इनर्शिया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उतारो जल्दी से, इसको प्रेम से उतारना, प्रेम से। चलिए, तो मैंने बहुत कुछ लिख दिया है। ओके, लिख इसलिए दिया क्योंकि इतना लिखने में बहुत समय जाता। अगर मैं आपको लिख लिख के बताता तो जाहिर बात है कम से कम ये 10 मिनट ले लेता, इतना लिखने में, आप समझ रहे हो। ओके, इसलिए मैं लिख कर रखा हूं आपका, ये एक एक चीज समझते जाएंगे। ओके, उसके बाद आप लिख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, समझते जाओ। पूछता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया कितने तरह का होता है? तो इनर्शिया एक्चुअल में 2 होता है, लेकिन एक्चुअल इनर्शिया 3 तरह का होता है। ठीक है, मैं अभी 2 ही लिखा, ये बात अलग है। होता है 3 तरह का, इस बात का ध्यान रखना। अभी एक और बताऊंगा, अभी 2 बताते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप। कितना तरह का होता है? 3 टाइप, 3 तरह का होता है। ओके, लिखा कितना? 2 लिखा हूं, एक और है, बताता हूं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब क्या हो गया? नाम से जैसे क्लियर है, रेस्ट में है तो अपने रेस्ट वाले स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा। यही तो था इनर्शिया, जो अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहे, जिसमें जितना मेंटेन रखने की एबिलिटी ज्यादा है अपने स्टेट को, वो उसमें इनर्शिया ज्यादा है। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में मेंटेन रखना चाह रहा है खुद को, तो जिसमें रेस्ट में मेंटेन रहने की एबिलिटी ज्यादा होगी उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। और वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके मास पे। ठीक है, अब देखो, तो यही डिफिनेशन में भी है, इट इज इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट। ठीक है,
ये रेस्ट में कोई बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में रहना चाहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करे। बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है, ये पूरा अच्छे से समझना, बढ़िया से एग्जांपल, ठीक है। कैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। कैसे कोई बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, समझना एग्जांपल। देखो पहला एग्जांपल क्या है, व्हेन अ ट्रेन स्टार्ट सडनली, आप देखे होगा किसी बस में अगर आप खड़े हो या किसी आप ट्रेन में खड़े हो और अचानक वो ट्रेन खुल गई तो आप ऐसे पीछे की ओर गिरने लगते हो। हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, होगा, ठीक है। बस में ट्रेवल करोगे तो होगा, ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो होगा। अगर आप खड़े हो और सडनली बस और ट्रेन खुल गई, आप फटाक से पीछे की ओर गिरना चाहोगे, अब पकड़ना चाहोगे किसी को, लेकिन आसपास में ध्यान रखना किसी और को मत पकड़ लेना वरना फिर हो जाएगी, समझ होना, ठीक है। तो आप सडनली गिरने लगोगे, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा इसे पहले डिसाइड कर लेना, आसपास में कुछ लोहा हुआ हो पकड़ने के लिए अगर गिरो तो सुनो, तो आप सडनली गिरने लगोगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, सुनो, समझना अच्छे से, पहला वाला समझना, क्यों आप गिरने लगे। सबका आंसर लिखवा दूंगा, लेकिन अभी समझा दे रहा हूं, समझ लो अच्छे से, दोबारा समझाने नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलो मानो ये ट्रेन है, मानो ये ट्रेन है, बस है, जो भी आप समझ लो, ओके। और आप इस पे मानो यहां पे खड़े हो, ठीक। अब तो हुआ क्या, अभी पूरा सिस्टम किसमें था, रेस्ट में था। क्यों आप पीछे गिरने लगे समझा रहा हूं, अभी पूरा सिस्टम किसमें था, रेस्ट में था। अब जैसे ही सडनली बस मोशन में आ गई, ठीक है, बस किसमें आ गई, मोशन में आ गई। सडनली बस कम्स इन मोशन। जनरली हम लोग बस में ही देखते हैं, ठीक है। सडनली यहां ट्रेन लिखा है तो ट्रेन ही लिख देते हैं, ट्रेन इन मोशन। सडनली ट्रेन किसमें आ गई, सडनली तुरंत ट्रेन मोशन में आ गया। अब सुनो ध्यान से क्या क्या यहां घटना हुआ। जैसे ही ट्रेन ये मोशन में आई, सुना, ट्रेन के कांटेक्ट में आपका बॉडी था या आपका पैर था, अच्छे से बताना। ट्रेन के कांटेक्ट में, ठीक है, ये दो पार्ट चलो हम बांट देते हैं इसको। अब आपका जो ये लेग पीस है, ये जो पैर है आपका, ये दो ट्रेन के कांटेक्ट में है क्या, हाँ। यानी आपका नीचे का भाग तो ट्रेन के कांटेक्ट में था, लेकिन आपका ऊपर का पोर्शन क्या था, ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं था, ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, ठीक है। अब ट्रेन जैसे ही सडनली मोशन में आई तो ट्रेन के साथ साथ आपका जो नीचे का ये फिट है, ये भी किसमें आ गया, ये भी ट्रेन के साथ साथ मोशन में आ गया, ठीक है। जैसे ही ट्रेन मोशन में आई, आपका पैर ट्रेन के कांटेक्ट में था, आप ट्रेन पे खड़े थे, पैर बड़ा उत्तरी, ट्रेन तो मोशन में आ गया तो पैर भी ट्रेन के साथ मोशन में आ गया, लेकिन बॉडी किसमें था, रेस्ट में। तो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, उसका अपना मास है, पता है आपके बॉडी का अपना मास है, ठीक है। तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है, एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपका जो हाफ पोर्शन है बॉडी का वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था। जो पैर वाला बॉडी है वो मोशन में आना चाह रहा था, क्योंकि ट्रेन मोशन में आ गया, तो पैर रेस्ट मोशन में आ गया, बॉडी आपका रेस्ट में रह गया, जिसकी वजह से पैर आगे निकल गया और बॉडी पीछे छूट गया। बात समझ में आया, पूरा फंडा समझ में आया। यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एप्लीकेशन, बहुत सिंपल, ठीक है। क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि पहले पूरा सिस्टम रेस्ट में था, जैसे ही सडनली ट्रेन मोशन में आया, हमारा पैर जो है वो ट्रेन के कांटेक्ट में था, जैसे ही ट्रेन मोशन में आया हमारा पैर भी तुरंत मोशन में आ गया, लेकिन बॉडी का अपना मास है तो बॉडी अपना रेस्ट को ही मेंटेन रखना चाह रहा है, वो तो ट्रेन के कांटेक्ट में है नहीं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पैर आपका ट्रेन के साथ आगे निकल गया और बॉडी आपका पीछे छूट गया, क्योंकि वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाह रहा था, ठीक है। और इसलिए आप पीछे की ओर गिरना शुरू हो गए, ओके। यही होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके। अगला देखो,
कारपेट वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। वह ना कारपेट बिटन बाय स्टिक डस्ट पार्टिकल गेट डिटैच्ड। आप देखे होंगे इसका एग्जाम्पल, आप देखे होंगे एक कोई भी आपका गद्दा है, मम्मी घर में ये करती है हर बार, ठीक है, जब भी ठंडी के मौसम आती है। तो ये गद्दा है आपके घर में, ठीक है। गद्दा को आप अभी गद्दा होगा सोने वाला गद्दा, एक मोटा सा लठ लेना, ठीक है, और इस गद्दा पे मारना जोर से। आप देखना बहुत सारा डस्ट पार्टिकल हवा में आ जाएगा छाए से, ठीक है। घोस्ट वाला भूत वाला मूवी देखते हो ना, सडनली आदमी दौड़ा 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 हवा में आ गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे ही आप एक डंडा मारोगे कारपेट पे, ठीक है, गद्दा पे, तुरंत डस्ट पार्टिकल हवा में आ गया। एक्चुअल हुआ क्या, डस्ट पार्टिकल हवा में नहीं आया, क्या हुआ समझो ध्यान से। क्यों वो आपको हवा में उड़ता हुआ दिखता है डस्ट पार्टिकल, सुनो सुनो, क्यों डस्ट पार्टिकल डिटैच हो जाता है, क्यों डस्ट पार्टिकल अलग हो जाता है डंडा मारने पे। अब देखते हो कोई भी आप डंडा मारने पे डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएगा, कारपेट अलग हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ समझना ध्यान से। जैसे ही आप कारपेट को डंडा से हिट किए, ये कारपेट है, आपने जैसे ही डंडा से हिट किया कारपेट नीचे दबा। अब कारपेट नीचे दब के ऐसा हो गया इस जगह पे, और यहां बहुत सारा डस्ट पार्टिकल था जमा, मान लो ये डस्ट पार्टिकल है ऐसा, ठीक। अब कारपेट को आपने मारा तो कारपेट क्या हो गया, अपने पोजीशन से नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने नीचे की ओर मारा, ये पोजीशन था, ठीक है। तो कारपेट क्या हुआ, अपने पोजीशन से नीचे की ओर शिफ्ट कर गया, ये रहा कारपेट, ठीक है। लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या बोलेगा, तुझको नीचे जाना है तो जा, हम किस में है, रेस्ट में। अभी तो पूरा रेस्ट में है, डस्ट भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। आपने जैसे ही डंडा से मारा कारपेट क्या हुआ, नीचे धसा, कारपेट नीचे दबा, लेकिन डस्ट पार्टिकल रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही अपने ही पोजीशन में रह गया, ऐसा करके, ठीक है। और यही कारण है आपको लगता है कि डस्ट पार्टिकल कारपेट से अलग हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, हुआ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डस्ट पार्टिकल क्या बोला, हम रेस्ट में हैं, तो हम किस में रहेंगे, हम रेस्ट में रहेंगे, ठीक है। बेड क्या बोला, हमको पीटा गया, हम मोशन में आ जाएंगे। तो डस्ट पार्टिकल और बेड दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्शन था। तो जो गद्दा था वो मोशन में आ गया क्योंकि उसको पीटा गया, अपने पोजीशन से नीचे शिफ्ट कर गया, और डस्ट पार्टिकल चूंकि रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही अपने ही पोजीशन पे रह गया। ये अपने रेस्ट को मेंटेन रखना चाह रहा था। हर डस्ट पार्टिकल का मास होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो डस्ट पार्टिकल है आपका वो कारपेट से अलग हो गया। बस यही लिखवाया, व्हेन अ कारपेट इज बीटन बाय स्टिक डस्ट पार्टिकल गेट डिटैच्ड। डस्ट पार्टिकल डिटैच हो जाता है अगर कारपेट को आप किसी डंडा से मारते हो तो, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है। दोनों बढ़िया समझ में आया, ठीक है। इसमें आपका बॉडी बोला हम रेस्ट में रहेंगे, जिसकी वजह से पीछे रह गया रेस्ट में और बाकी सब आगे निकल गया। इसमें बोला डस्ट बोला हम रेस्ट में रहेंगे, जिसकी वजह से अपने पोजीशन पे ही रह गया, बाकी कारपेट नीचे चला गया, ठीक है। यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला आ जाओ इनर्शिया ऑफ मोशन, जस्ट इसके उल्टा, जस्ट इसके उल्टा। कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई ना करो, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, व्हेन अ ट्रेन स्टॉप सडनली, इसका उल्टा। यहां ट्रेन सडनली मूव कर गया था, अब यहां ट्रेन क्या हुआ, सडनली रुक गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड। आप देखो कोई भी ट्रेन में खड़े हो, कोई भी बस में खड़े हो और बस चल रही है, आराम से जा रही है, मोशन में अभी, क्योंकि यहां मोशन को मेंटेन रखना है, यानी गाड़ी को किस में रखना होगा, मोशन में, ठीक है। तो यहां सुनो, ठीक है, पहले वो डायग्राम मिटा दो, उसी डायग्राम में काम करते हैं, ठीक है। ओके, ये लोग पहला क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। आपको लिखना है तो लिख लो जल्दी से, आप यार पहले जल्दी से उतार लो पहला नंबर, मुझे मिटाना पड़ेगा दूसरा वाला समझाने के लिए। जल्दी से उतारो, उतार लिया फर्स्ट नंबर, चलो पहला नंबर समझ में आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सबका आंसर लिखवा दूंगा, डोंट वरी, सबका आंसर पूछता है तो लिखवाना ही पड़ेगा। अगर एक
ट्रेन जो है सडनली स्टॉप हो गया, मतलब अब इस बार क्या है, ट्रेन मोशन में थी, जाहिर सी बात है मोशन को ही मेंटेन रखना है तो मोशन में रखना पड़ेगा। पिछले बार रेस्ट को मेंटेन रखना था तो रेस्ट में था, रेस्ट से मोशन में आ गया अचानक, ठीक है। इस बार मोशन में है और अचानक किस में आएगा, रेस्ट में आएगा, यानी अभी गाड़ी किस में है, मोशन में है। और मोशन के ऊपर में ये लड़का मस्त मजा ले रहा हवा का, ठंडी ठंडी मेरी हवा मुझको तू सुला। ये देखो अब सडनली क्या मोशन से किस में आ गया, ये रेस्ट में, रुक गया गाड़ी, ठीक है। अब देखो सडनली कोई बस या कोई ट्रेन अगर रेस्ट में आ जाए, आप आगे की ओर गिरने लग जाते हो। ऑब्जर्व किया है, सडनली ट्रेन चल रही है और वो रेस्ट में आ गई, आपका बॉडी आगे की ओर गिरने लगेगा। इसलिए जब भी कोई ट्रेन या बस अचानक रुक रहा हो, आप बिल्कुल ध्यान रहे आपके आगे कौन है, वरना पड़ सकता है, ठीक है, गिर गए तो। ओके, ऐसा घटना हो चुका है कई बार, अब मेरे साथ नहीं हुआ अभी, मेरा पे शक मत करना। देखो जा रही है, ऊपर में ये लड़का है, सडनली रेस्ट में आ गया। अब देखो हुआ क्या, गाड़ी मोशन में थी, पूरा बॉडी इसका मोशन में था, गाड़ी के साथ था बिल्कुल। अब अचानक अगर ट्रेन रुक गई तो सेम चीज, देखो सेम चीज, क्यों आप आगे गिरने लगते हो, समझना ध्यान से। तो ट्रेन के कांटेक्ट में आपका ये लेग पीस है, ठीक है, आपका ये लेग पीस क्या है, ट्रेन के कांटेक्ट में है, ये रहा। यानी जैसे ही अचानक ट्रेन रेस्ट में आई, आपका ये फीट भी, आपका ये लेग भी रेस्ट में आ गया, ठीक है। लेकिन ऊपर का जो बॉडी है वो तो ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं, ट्रेन के कांटेक्ट में कौन है, आपका पैर है। जैसे ही ट्रेन रेस्ट में आई, पैर क्या बोला, पैर बोला देखो मेरा ट्रेन रेस्ट में आ गया, हम ट्रेन के कांटेक्ट में है, हम भी रेस्ट में आ जाएंगे, ट्रेन पैर भी रेस्ट में आ गया। लेकिन बॉडी का अपना मास है, ठीक है, बॉडी बोला हम तो मोशन में है, तो हम अपने स्टेट को मेंटेन रखेंगे, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। यानी बॉडी मोशन में ही रहना चाह रहा था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। बॉडी क्या बोला, हम मोशन में थे और हम मोशन में ही रहना चाहते हैं, मेरा अपना मास है, हम अपना इनर्शिया को मेंटेन रखेंगे, अपने मोशन वाले को मेंटेन रखेंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही ट्रेन अचानक रुकी, आपका पैर ट्रेन के कांटेक्ट में था, पैर भी तुरंत रेस्ट में आया, लेकिन बॉडी बोला हम मोशन में रहेंगे, बॉडी तुरंत आगे मूव कर गया, क्योंकि ये मोशन में रहना चाह रहा है, ठीक है, पहले से मोशन में था, तो अपनी इनर्शिया और मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा। ये प्रॉपर्टी है कोई भी बॉडी का जिसका मास है, अपने इनर्शिया और मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, ठीक है, अगर मोशन में है तो पूरा मोशन में था, तो पैर तो रेस्ट में आ गया ट्रेन के साथ, लेकिन बॉडी क्या हुआ, मोशन को मेंटेन रखना चाह रहा है, तो तुरंत आगे की ओर गिर गया, क्योंकि आगे की ओर ट्रेन चल रही थी, ठीक है। यही है इनर्शिया ऑफ मोशन। जस्ट पिछले वाले का उलट है ये, आपको ध्यान होगा, पिछले वाला देख लेना, इसका जस्ट उल्टा है ये, ठीक है। वहां रेस्ट को मेंटेन रखना चाह रहा था, ओके, अब बॉडी क्योंकि रेस्ट में था, इस पर मोशन में है, तो मोशन को मेंटेन रखना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, व्हेन अ पर्सन जंप फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल्स ही फॉल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल्स। देखना दूसरा एग्जांपल क्या है, ये कोई व्हीकल्स है, ठीक है, और सडनली मानो इससे आप, ये कोई मूविंग व्हीकल्स है, क्या इस बात मूविंग नहीं होगा, पहले कोई इनर्शिया मोशन पड़ गए हैं, कोई मूविंग व्हीकल्स है, मोशन में है, ठीक, और आप क्या किए, इस व्हीकल से जंप कर गए सडनली, यहां से क्या किया है, सुपरमैन की तरह इधर जा रहे थे, इधर ये जा रहा था, मोशन में था, ठीक है, और आप सुपरमैन की तरह पीछे की ओर जंप कर गए, ये हम तो जंप करेगा, हमको जो करना कर ले, हम तो जंप करेगा बाबा, हम बड़ा सुपरमैन, अब जंप कर गए। आप देखना, जब आपने जंप किया, आप एक नहीं देखना, आप तुरंत यहां पे नहीं गिरोगे, आप इस पोजीशन में नहीं गिरोगे, आपने जैसे जंप किया, आप तुरंत इस पोजीशन में नहीं गिरोगे, बल्कि आप कहां गिरोगे, आप ट्रेन के डायरेक्शन में गिरोगे। मतलब क्या हुआ, ट्रेन इधर जा रही थी, ट्रेन इधर जा रही थी और आप जंप कर गए, तो आप तुरंत यहां नहीं गिरोगे, बल्कि आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाके यहां पे जाके गिरोगे, ट्रेन के डायरेक्शन में।
हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ आप देख लेना। कभी मूविंग ट्रेन से आप जंप मत करना वैसे, लेकिन किसी को जंप करे तो उसको ऑब्जर्व जरूर करना, ठीक है। कोई लर्निंग बाय एक्सपीरियंस हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रेन से जंप करोगे, आप देखना आपने जंप किया, मानो यहां से यहां जंप किया, सुनना ध्यान से क्या बोला, आपने यहां से यहां जंप किया तो आपको यहां गिरना चाहिए, लेकिन आप यहां नहीं गिरोगे, बल्कि थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट करके यहां पे जाके गिरोगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, आपको गिरना यहां चाहिए था लेकिन आप यहां गिरोगे, ठीक है। क्योंकि आपका बॉडी का अपना मास है, आपका बॉडी पहले किस में था, मोशन में था। आपने जंप किया लेकिन बॉडी बोलेगा हम अपने मोशन को मेंटेन रखेंगे, यानी कुछ समय तक ये अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा। ये अभी भी वेलोसिटी गेन किया हुआ है इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में अभी भी वो मूव कर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सडनली कोई चीज आप जंप करते हो तो आप उस बॉडी का वेलोसिटी को गेन कर लेते हो। सडनली आप जंप करते हो तो इस बॉडी के वेलोसिटी को गेन कर लेते हो, ठीक है। तो जैसे आपने तुरंत जंप किया, आप इस मोशन को मेंटेन रखना चाहोगे, क्योंकि आपका मास है, यानी इनर्शिया और मास, मोशन क्या बोलता है, जिस भी बॉडी में मास है वो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, वो अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, ठीक है, मोशन को नहीं। अगर मोशन में है तो मोशन को मेंटेन रखेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन रखेगा। यहां मोशन में था तो मोशन को मेंटेन रखेगा, तो कूदने के बाद तुरंत रेस्ट में नहीं आता, ये थोड़ा सा मूव कर जाएगा इधर इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इसलिए यहां पे आके गिरेगा, यहां पे आके नहीं गिरता, ठीक है। पूरा बढ़िया समझ में आया, इसको भी उतार दो इनर्शिया ऑफ मोशन को। चलिए हो गया, चलो वेरी गुड, ये दो समझ में आपको आ गया। तीसरा में आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा क्या है, पहला क्या था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा था इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा सुनो, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन डिफिनेशन यही है, ठीक है। इफ अ बॉडी मूविंग इन अ डायरेक्शन, moving in a particular direction, it will continue its direction. It will continue in the same direction. It will continue in the same direction लिख लेना, unless, देख लो कितना समय आता पूरा लिखने में, unless an external force is applied. External force is applied, इसलिए मैं लिख कर रखना चाहता हूं, बहुत समय टाइम पास होता है। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या, सुनो, एक बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है, उसे चेंज नहीं करना चाहता। क्या बोले, एक बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे एक बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट को मेंटेन रखना चाह रहा था, एक बॉडी मोशन में था तो मैं मोशन को मेंटेन रखना चाह रहा था, उसी तरह एक बॉडी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, ठीक है। जैसे एक बॉल है, एक बॉल को मैंने इस डायरेक्शन में मानो फेंक दिया, ठीक है, तो पता है ये बॉल इसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहेगा, चेंज नहीं होना चाहेगा। वही इस बॉल को मैं इधर से बल्ला से बैट से हिट कर दूं तो इसका डायरेक्शन फिर हो सकता है चेंज हो जाए, इधर आ जाए, ठीक है। तो आप इधर डायरेक्शन क्यों आया, क्योंकि आपने बैट से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया। अगर आप ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते तो बॉल जो है इसी डायरेक्शन को मेंटेन रखता, अपने डायरेक्शन को चेंज कभी नहीं करता। अपने डायरेक्शन को इसने चेंज क्यों किया, क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। यही है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बॉडी अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है, अपना डायरेक्शन वो कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो बॉडी अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने का कारण क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो सबका प्रैक्टिकली हम लोग अब क्वेश्चन पढ़ेंगे एक एक करके। जो क्वेश्चन में लिखवाया उसको वाई के साथ पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरा नाम हुआ अमित राज और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो ये सब सारा क्वेश्चन से जो आपको करने हैं, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाई अ पर्सन फॉल बैकवर्ड इफ द बस स्टार्ट सडनली। एक आदमी पीछे की ओर क्यों गिर जाता है अगर बस सडनली खुल गई तो? अभी मैंने बता दिया इसका आंसर। सिमिलरली व्हाई अ पर्सन फॉल फॉरवर्ड इफ द बस स्टॉप सडनली। क्यों कोई आगे की ओर गिर जाता है अगर बस अचानक रुक गई तो? ठीक है। Why the dust particle detach when the carpet is beaten by stick? डस्ट पार्टिकल क्यों डिटैच हो जाता है, क्यों अलग हो जाता है अगर कारपेट को स्टिक से मारते हैं तो? Why a piece of hole created without breaking the glass if the bullet is fired in glass में? आप देखे हो कोई ग्लास, शीशा का ग्लास में बुलेट फायर कर दो तो वो शीशा ग्लास में सिर्फ होल करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा शीशा को तोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, पहला का मैं आंसर आपका लिख दिया, समझा देता हूं। दूसरे का आंसर मैं नहीं लिखूंगा, सेम टाइप का है। ठीक है, दूसरे का आप खुद से लिखोगे, तीसरे का लिख दूंगा और फोर्थ का भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनो पहला का समझते हैं, समझाया हुआ पढ़ देते हैं। Why पर्सन बैक फॉरवर्ड, क्यों कोई आदमी पीछे की ओर गिर जाता है अगर बस अचानक खुल गई? तो बचाया गया आपको, अगर बस अचानक खुल गई, ठीक है, यानी बस सडनली मोशन में आ गई तो बस के कांटेक्ट में हमारा फीट है तो हमारा फीट भी मोशन में आ गया। ठीक है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो है बॉडी का वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, वो बस के कांटेक्ट में नहीं है तो वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहेगा। और यही बात है कि वो पीछे छूट जाता है और आपका दोनों पैर आगे निकल जाता है और इसलिए आप गिरने लगते हो। ठीक है, सुनो ध्यान से। दिस इज बिकॉज इफ द बस इन रेस्ट, अगर बस रेस्ट में है, द होल बॉडी ऑफ पर्सन रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी का पूरा बॉडी जो हमारा रहता है वो रेस्ट में ही रहता है। एंड इफ द बस स्टार्ट सडनली, पर अगर बस सडनली खुल गई, स्टार्ट हो गई, देन द फीट इन कॉन्टेक्ट विद द बस आल्सो कम्स इन मोशन, तो हमारा पैर जो है फीट बस के कांटेक्ट में वो भी मोशन में आ जाता है। बट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बट बॉडी का बचा कुचा पार्ट वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, वो पैर के साथ मोशन में नहीं आना चाहता, बोलता है जा, तुमको जाना है तो जा, मैं रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में ही रहूंगा। ठीक है, तो क्या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मेन पार्ट यही है इस आंसर का। एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से फीट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फीट आगे मूव कर जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, along with the बस के साथ आगे भाग गया। whereas the रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट पार्ट मतलब बचा कुचा पार्ट जो है बॉडी का हमारा, या रेस्ट पार्ट जो है बॉडी का, मूव्स बैकवर्ड टू रिमेन्स एट रेस्ट, और हमारा बॉडी पीछे की ओर मूव कर जाता है, वो फीट के साथ फॉरवर्ड नहीं जाता। वो रेस्ट पार्ट है हमारा बॉडी, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो रेस्ट पार्ट है, ठीक है, मूव्स बैकवर्ड, वो पीछे मूव कर जाता है, टू रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में रहने के लिए। ठीक है, सेकंड वाला लिख लोगे, जस्ट इसको पलटते जाना, सेकंड वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड सडनली स्टॉप होने पे आगे क्यों गिर जाता है, बस इसको पलट देना। ठीक है, सेकंड वाला क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना, लिख लोगे, खुद से लिखना, खुद से ट्राई करना। मैं थर्ड का आंसर लिखता हूं। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लो आप। सेकंड वाला देखो कैसे लिखोगे, पढ़ दो एक बार, पढ़ देता हूं, सुनो। एक पर्सन बोला आगे क्यों गिर जाता अगर बस अचानक रुक गई तो, यहां अचानक रुक गई, इसको उल्टा करते जाना। दिस इज बिकॉज इफ द बस इन मोशन, यहां रेस्ट क्या कर दो, मोशन, स्टार्टिंग में मोशन में थी और अचानक रुक गई, सबको पलटते जाओ। अगर ठीक है, सेकंड का आंसर लिखा, पहला हो गया, देखो सेकंड का लिख के दिखाता हूं मैं आपको। दिस इज बिकॉज इफ द बस इज इन मोशन, अगर बस मोशन में है, द होल बॉडी ऑफ द पर्सन रिमेन्स एट
मोशन, पूरा बॉडी किस में आ जाता है, मोशन में। सेकंड का आंसर लिखा है, ठीक है। एंड इफ द बस स्टॉप सडनली, अगर बस सडनली स्टॉप हो जाए, ठीक है, व्हेन द फीट इन कॉन्टेक्ट विद द बस आल्सो कम्स इन रेस्ट, तो हमारा जो फीट है वो भी रेस्ट में आ जाता है अचानक रुकने पे, बट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन, रिमेनिंग पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। एज अ रिजल्ट द फीट मूव्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब पीछे, अचानक रुक गया। एज अ रिजल्ट थोड़ा सा यहां चेंज होगा, द फीट स्टॉप, ठीक है, स्टॉप अलोंग विथ बस, थोड़ा सा यहां, एज अ रिजल्ट द फीट स्टॉप मूविंग अलोंग विथ बस, ठीक है। whereas the remaining part of body, whereas the remaining part of body, ठीक है। तो पैर क्या हो गया मेरा, अचानक रुक गया, लेकिन बॉडी तो मोशन में था भाई, तो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा। whereas the remaining part of the body remains in motion, remaining part of the remains in motion, whereas the remaining part of the body remains in motion and fall forward, और आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है। उतार लो, सेकंड का भी मैं बोला था नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन लिखवा दिया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना था। इसलिए एक अगर आप समझ गए ये रट्टा मारना है सर, बिल्कुल नहीं, गधे हो गए रट्टा मारे तो गधी भी हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको रट्टा नहीं मारना, समझ के एग्जाम में खुद से लिखना है, ओके, डोंट बी रट्टा मारना। तो मैंने भी इसे अपने ही लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, ये आपको बुक में इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ओके, मैंने भी इसे अपने ही लैंग्वेज में लिखा है, आपको भी इसे अपने ही लैंग्वेज में लिखना है एग्जाम में, दूसरे के लैंग्वेज में मत लिखना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को फटाक से पढ़ देता हूं मैं, सुन लो। क्यों डस्ट पार्टिकल डिटैच हो जाता है, कारपेट को जब हम बीट करते हैं स्टिक से, समझाया हुआ है, कारपेट अपनी पोजीशन से अलग हो जाता है, वो मोशन में आ जाता है, जबकि डस्ट जो है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। चलो, इनिशियली द होल सिस्टम ऑफ डस्ट एंड कारपेट रिमेन्स एट रेस्ट, इनिशियली क्या होता है, सब रेस्ट में है, बट इफ कारपेट हो जाएगा, बट इफ कारपेट लिख देना, ठीक है, बट इफ कारपेट बिटेन बाय स्टिक, थोड़ा सा यहां सही कर लो, ठीक है, इफ कारपेट बिटेन, ऐसे, बट इफ कारपेट बिटेन बाय स्टिक, पर अगर आपने कारपेट को स्टिक से दे मारा, देन द डस्ट पार्टिकल वांट टू मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो डस्ट पार्टिकल क्या होता है, अपने इनर्शिया ऑफ मेन रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, वेयर एज द कारपेट डिस्प्लेस इट्स पोजिशन, लेकिन कारपेट क्या होता है, अपने पोजीशन को डिस्प्लेस कर देता है, पीछे समझाया हुआ है, अपने पोजीशन को छोड़ देता है, क्योंकि आपने पीट दिया, ड्यू टू बीटन बाय स्टिक, ठीक है। डस्ट पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट इन इट्स पोजीशन, और डस्ट पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही रेस्ट में रह जाता है, एंड गेट डिटैच्ड, और वो अलग हो जाता है, ठीक है। पूरा समझाया हुआ अच्छे से। अगर आपको लगा फास्ट हुआ हो तो स्लो कर लो, यूट्यूब पे आपका है स्लो करने का, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लो, जैसे भी हो पढ़ाई करो, जल्दी से भी लिख लो। फिर शीशा वाला भी समझा देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वाई अ पीस ऑफ होल की, आप देखना इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे ग्लास का पेन है, ग्लास पेन समझते हो ना, ये ग्लास का लेयर, उसमें बुलेट से जब हिट करोगे तो देखो एक होल क्रिएट करके निकल जाता है ग्लास में। ऐसा नहीं कि पूरा ग्लास को तोड़ दिया, तो ऐसा क्यों होता है, पूरा ग्लास को क्यों नहीं तोड़ता, सिर्फ एक होल क्रिएट क्यों करता है। ठीक है, सिंपल सा सुनो, पहले समझा देता हूं। जैसे आप बुलेट से फायर करते हो एक ग्लास में, ठीक है, तो ग्लास में होल क्रिएट करके क्यों निकल गया, आप पढ़े हो। पहले इनिशियली क्या होता है, ग्लास रेस्ट में रहता है, जब बुलेट एक स्पेशल पोर्शन को हिट करता है, मान लो ये पोर्शन है ग्लास का और यहां पे बुलेट हिट किया, तो जहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा
वो पोर्शन क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, मानो रेस्ट में है और किसी पोजीशन पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो वो वाला पोर्शन क्या हो गया, मोशन में आ जाएगा। लेकिन बाकी जो पोर्शन है, बाकी पोर्शन कौन सा है, ये वाला, लेकिन जो बाकी पोर्शन है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहेगा, होगा ना। इतना में आपने हिट किया बुलेट से, तो ये वाला तो पोर्शन बोलेगा हम तो चले बुलेट के साथ, हमको बुलेट ने हिट किया, मेरे को बुलेट ने हिट किया, हम तो बुलेट के साथ निकल जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बाकी पोर्शन क्लास है क्या बोलेगा, बाकी पोर्शन बोलेगा हम तो बाबू रेस्ट में है, हम तो रेस्ट में ही रहेंगे, तुझको जाना है तो तू जा सजन के घर। ठीक, तो यहां क्या हो गया, बुलेट क्या होगा, बुलेट के साथ यहां का पोर्शन, इतना जो ग्लास का पोर्शन है ये बुलेट के साथ निकल जाएगा, बुलेट के साथ मोशन में आ जाएगा, और बाकी पोर्शन क्या होगा, अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने के लिए रेस्ट में रह जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। अब समझो, इसी को मैंने लिखा है, दिस हैपन बिकॉज इनिशियली द होल पार्ट ऑफ द ग्लास रिमेन्स एट रेस्ट। पहले क्या होता है, पूरा पार्ट ग्लास का रेस्ट में रहता है, बट एज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट, जैसे ही बुलेट एक्सटर्नल फोर्स लगाता है इन अ पर्टिकुलर पोजिशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजिशन में, ठीक है, द पीस ऑफ ग्लास हिट बाय द बुलेट कम्स इन मोशन। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर पोजीशन में बुलेट एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ग्लास का एक पीस ऑफ ग्लास, द पीस ऑफ ग्लास, वह ग्लास का पीस हिट बाय द बुलेट, जो बुलेट से हिट किया गया, ये वाला पोर्शन जो बुलेट से हिट किया गया वो मोशन में आ जाता है अलोंग विद द बुलेट, बुलेट के साथ, अलोंग विद द बुलेट। ठीक है, क्रिएट अ होल, जिसकी वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहां वाला पार्ट जो है वो बुलेट के साथ मोशन में आ गया, ये बुलेट के साथ अपना सजन के घर निकल गया, बाकी पोर्शन जो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रह गया। तो क्रिएट अ होल वेयर एज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्लास पेन रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रह गया रिमेनिंग पार्ट, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पूरा बढ़िया समझ में आया, जल्दी से उससे उतार लो फास्ट। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, ओके। तो आप देखो और भी एक दो क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोग, घबराने वाली बात नहीं है। अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मोमेंटम। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, मोमेंटम। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे भी एक दो क्वेश्चन है, लेकिन अब वो आगे करेंगे। ठीक है, आप यहां तक पहले पढ़ लो, उसके बाद ठीक है सब कुछ क्वेश्चन हम लोग एक साथ और कवर कर लेंगे। यहां तक तो हो गया। अब एक टॉपिक का नाम दो मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम है क्या, मोमेंटम एक टर्म है, एक क्वांटिटी है। दिस इज अ क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, जैसे फोर्स, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसे मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, ये फोर्स होता है। उसी तरह ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो डिनोटेट करते हैं पी से। ऊपर में एरो क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिकल, कैसा फिजिकल क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है, जिसका डायरेक्शन होता है। अपना मैग्नीट्यूड भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन दोनों है इसका, ठीक है। डायरेक्शन किधर होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होता बताता हूं, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये समझो, अभी और अच्छा समझ में करते कब आएगा, जब न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी आप सीधा मैथमेटिकली समझो, जब न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे उसमें आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं। तो मोमेंटम का सिंपल होता है पी, ऊपर एरो दिखाते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम एरो से डिनोट करेंगे। और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एम इंटू वी, यही होता है मोमेंटम, ठीक है।
और वेलोसिटी के ऊपर में भी एरो क्यों दिया, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। तो डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कोई भी बॉडी है सुनो ध्यान से, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। आप चाहते हो इसका मोमेंटम निकालें, मान लो जा रहा है वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो मोमेंटम का पहले दो बात करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, ये होता है सिंबल मैग्नीट्यूड का, दो डंडा लगा दो इसका। आप मोड जानते हो, मोड बोलते हैं, आप मैथ में पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड मोड। मोड मीन्स क्या होता है, मोड क्या देगा, मोड देगा आपका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों डंडा के अंदर बंद कर देंगे। ये डंडा क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, डंडा के अंदर बंद करने का मतलब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। जैसे -5 को एक डंडा के अंदर बंद कर दिए तो इसका आंसर होगा +5। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, माइनस साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, यही है मोड का काम, आप बचपन में पढ़े होंगे इसे। तो नॉर्थ से वेस्ट से कहा जा रहा है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड कितना, m इंटू वी। मतलब मान लेते हैं मास है मेरा 10 kg और वेलोसिटी है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 इंटू 2। यहां डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यानी 20। यूनिट क्या होगा, देखो मास क्या होता है केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट हो जाएगा मोमेंटम का। एसआई यूनिट क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट। तो 20 केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन बोलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग ईस्ट। ईस्ट बोल सकते हो आप डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग बोल सकते हो। इधर एक्स एक्सिस है आपका, कौन सा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होता है, इधर ये कौन सा है, अलोंग ईस्ट या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। क्यों पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोले मोमेंटम का डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर है। मोमेंटम का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी डिसाइड करेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, अलोंग ईस्ट बोलो या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलो, यानी मोमेंटम का डायरेक्शन भी अलोंग हो जाएगा ईस्ट या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो बस एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, और कुछ नहीं। क्लियर हुआ सब कुछ अच्छे से। तो मोमेंटम क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसी तरह मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2 जैसे कितना आ गया 20। एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डायरेक्शन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम की आज हम शुरुआत किए हैं। अगली क्लास में इसमें डिटेल्स में बात करेंगे और न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो उसको और भी डिटेल्स में समझेंगे कि क्या जरूरत पड़ा कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके एक नया क्वांटिटी बनाए मोमेंटम। क्या जरूरत पड़ा, देखो कुछ भी चीज बनता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके कुछ भी बना देंगे अपने मन से। चलो हम कुछ भी मास को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ नया क्वांटिटी हम नाम दे देंगे। ठीक है, अगला बीटा गामा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज को बनाने के पीछे एक रीजन होता है, क्यों मास इंटू वेलोसिटी को प्रोडक्ट करके एक नया क्वांटिटी क्रिएट किया गया मोमेंटम। ये बात समझेंगे जब न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो तब के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें, आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, थोड़ा खाने पीने पे अच्छे से ध्यान रखें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।